आज का हमारा टॉपिक है यूको बैंक। और जैसे हमने अपनी पिछले हफ्ते ज़्यादातर जितनी भी वीडियो रही, हमने उसके अंदर सरकारी बैंकों को एक ब्रॉड कवरेज करी। अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा हो तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने को मिली होगी कि ज़्यादातर सरकारी बैंक के शेयर पिछले साल भर से लगातार चलने स्टार्ट हो गए हैं, उनमें तेज़ी आ रही है। और साथ ही साथ बैंकों के जो फिनेंशियल्स हैं, एसेट क्वालिटी है, उनमें एक अच्छा खासा सुधार देखा जा रहा है। ये सुधार अगर आप देखें तो बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सभी बैंकों में ये सुधार हैं, सभी बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हैं। और जो अगर हम छोटे टिकट साइज़ के बैंक कहेंगे, उनकी एसेट क्वालिटी में तो आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा भी सुधार दिखाई देगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब थी वो छोटे बैंकों की ही थी। अगर हम पिछले कुछ समय के देखें, कोरोना के बाद से जो बैंकिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस सहा है वो छोटे बैंकों ने ही सहा है। मैंने ज़्यादातर लोगों से ये सुना है कि सरकारी बैंकों का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जिसके कारण बैंकों में ये प्रॉब्लम रहती है। पर मेरे को एक चीज़ ऐसी भी दिखाई दी आज, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सरकारी बैंकों की जो बुक्स में जो स्ट्रेस बार बार आता है, उसके पीछे इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज यूको बैंक को लेकर कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ आपको पब्लिक सेक्टर के बैंक्स पर सभी पर मैं आज एक मोटा मोटा आउटलुक दूंगा, जिसमें आपको ये जानने में अब आसानी होगी कि हमें कितने बैंक को किस हिसाब से खरीदना है। यूको बैंक, जैसा मैंने आपको बताया, सरकारी बैंक है। और यूको बैंक का ज़्यादातर बिजनेस रिटेल से, एग्रीकल्चर से, एमएसएमई से और कॉरपोरेट सेगमेंट से, इन्हीं सब वर्टिकल से यूको बैंक की लोन बुक पूरी बनती है और यह इन्हीं सेक्शन में यूको बैंक काम कर रहा है। और अगर हम पिछले 5 क्वार्टर के मुकाबले देखें, जो अगर कंपैरिजन करके, तो यूको बैंक ने देखा जाए तो काफ़ी ग्रोथ करी है। यूको बैंक के एडवांसेस, मतलब जो लोन बांटे हैं यूको बैंक ने, उसको जो जून 2022 के अंदर लगभग 1,31,350 करोड़ की लोन बुक थी, वह बढ़कर लगभग 1,65,000 करोड़ के आसपास हो गई है। तो देखा जाए तो यूको बैंक की लोन बुक में बड़ी अच्छी ग्रोथ रही है। और यहीं उसके अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो जो कि 2,25,328 करोड़ के पास थी जून 2022 में, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। वो भी लगभग 2,50,694 करोड़ के पास आ गई है। कहने का मतलब बैंक ने लोन में भी ग्रोथ दिखाई है और साथ ही साथ डिपॉजिट में भी ग्रोथ दिखाई है। और प्रॉफिट में भी बैंक की ग्रोथ आई है। जो प्रॉफिट जून 2022 में 124 करोड़ रुपए का था, आज वो लगभग 223 करोड़ के आसपास खड़ा है, जो कि डबल सा ही लगभग माना जाएगा। और बैंक का अगर आप नेट एनपीए देखें तो उसमें काफ़ी अच्छा रिडक्शन आया है, जो कि किसी समय 2.49, मतलब जून 2022 के क्वार्टर में 2.49 पे था, वो भी घटकर लगभग 1.18 के करीब आ गया है। स्लीपेज रेशो जो है वो भी लगातार घट रहा है, मतलब फर्दर बैंक को नया एनपीए होने में थोड़ा सा कम दिखता है कि अब नए एनपीए जो निकल कर आए। साथ ही साथ प्रोविज़न कवरेज रेशो अगर हम देखें तो बैंक का एक्सक्लूडिंग 2 बिग अकाउंट्स, अगर 2 बड़े अकाउंटों को हटाकर हम देखें तो प्रोविज़न कवरेज रेशो बैंक का लगभग 75% के पास है। और अगर ओवरऑल देखें तो बैंक का प्रोविज़न कवरेज 95% के पास है। तो इससे अब ये भी पता लग रहा है कि बैंक में लगभग जो है अब एनपीए आगे आने के चांसेस थोड़े से कम है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो बैंक जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन्स जो बांटता है, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। होम लोन का बिजनेस बैंक का लगभग 23% के हिसाब से ग्रो हुआ है। व्हीकल लोन के अंदर लगभग जो है 23% की, उसके अंदर भी ग्रोथ देखी गई है। पर्सनल लोन के अंदर भी लगभग 25% की ग्रोथ देखी गई है। और जो बैंक का एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर जो है, उसमें भी लगभग 13% की ग्रोथ देखी गई है। और एमएसएमई जो सेगमेंट है, उसमें जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो बैंक लोन देता है, ग्रोथ उसके अंदर भी है। और साथ ही साथ कुछ बैंक का बिजनेस भारत से बाहर भी है, उसके अंदर भी ग्रोथ आ रही है। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक के साथ जो प्रॉब्लमें पीछे आई हैं, एक बार हमें उन पर भी कुछ नज़र मारनी चाहिए, क्योंकि उस समय काफ़ी कुछ चीज़ों का आइडिया मिलेगा।
देखिए बैंक का जो होम लोन वाला जो सेगमेंट था, इसके अंदर ग्रोथ तो आई है और बैंक के एनपीए में भी कमी आई है। और अगर एजुकेशन लोन की बात करें तो उसमें ही बैंक को सबसे ज़्यादा पेन आया था एक समय पर, उसमें 12% तक बैंक का एनपीए था। उसके अंदर भी बैंक की जो रिडक्शन आया है एनपीए में, उसके बाद जो डू ग्रोथ हुआ है, अब वो लगभग 2.64 के करीब ग्रोस एनपीए है। बैंक का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बिज़नेस है उसमें बैंक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आज भी नज़र आती है। आज भी बैंक का एनपीए लगभग 15% के आसपास का है एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर, जो कि किसी समय 19% के आसपास था। एमएसएमई के अंदर भी बैंकों को पेन आया। बैंक का जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को जो फंडिंग करने का प्रोसीजर है, अगर देखें उसमें 9.86% का जो बैंक को एनपीए हो रहा था, वो लगभग 8% के करीब आज भी खड़ा है। कॉरपोरेट में बैंक का एनपीए रिडक्शन हुआ है, उसमें एसेट क्वालिटी काफ़ी सुधरी है। वो लगभग 5% के करीब जो एनपीए था, आज वो 1.35% के पास है ग्रोस एनपीए का। तो ओवरऑल जो हम देखें, बैंक का जो एनपीए लगभग ग्रॉस एनपीए किसी समय 7.5% के पास खड़ा था 2022 के अंदर जून में, वो आज लगभग 4.48% के आसपास खड़ा है। तो बैंक की ग्रोथ उसके सभी पैरामीटर्स पर बैंक ने अच्छी करी है। बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी बनाई है, बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है, बैंक का ईपीएस में ग्रोथ देखी गई है, बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ग्रोथ देखी गई है, और जो चीज़ें घटने चाहिए उनमें भी काफ़ी डाउन साइड आया है। एनपीए घटा है, बैंक का जो है प्रोविज़न कवरेज रेशो बढ़ा है। तो बैंक ने स्थिति तो अपनी अच्छी करी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर एक ऐसा इशू मुझे दिखाई देता है जो मुझे लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से दिखाई देता है, तो वो आगे भी बैंक को आकर परेशान कर सकता है। और एक इशू ऐसा भी है जो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बैंकों को जो इनकी स्थिति बिगड़ती है उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। वो एक्चुअल में है आरबीआई का बेंचमार्क। आरबीआई का बेंचमार्क ये कहता है कि बैंकों को, क्योंकि सरकारी बैंकों का गठन देखा जाए तो देश की उन्नति के लिए हुआ है, जिसमें जो देश के वीकर सेक्शंस हैं, या आप कह लीजिए कि छोटे व्यवसाय करने वाले जो लोग बाग हैं, छोटी संस्थाएं हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बैंकों का गठन किया गया कि भाई जिससे समाज की ग्रोथ हो सके या उन्नति हो सके और भारत की इसके अंदर तरक्की हो। आरबीआई के बेंचमार्क के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को आपको 18% के करीब का लोन देना है, और बैंक का देखा जाए तो लगभग 19.20% के करीब तो लोन बुक का हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स को 10% के करीब आपकी उसके अंदर जो लोन बुक है उसमें हिस्सा होना चाहिए। बैंक का लगभग 11% है। वीकर सेक्शंस को आपको 12% के करीब अपनी लोन बुक का हिस्से में बनाना है, वो लगभग बैंक 14% के आसपास उनकी हिस्सेदारी को लिए बैठा है। माइक्रो इंडस्ट्रीज़ एमएसएमई के अंदर जो आती हैं, उनमें लगभग 7.5% का आरबीआई ने बेंचमार्क दिया हुआ है, उसमें बैंक का लगभग 14.5% हिस्सेदारी है। और अगर आप देखें नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, मतलब ये भी छोटे फार्मर्स ही काउंट होंगे, उसमें लगभग 13.78% का गाइडलाइंस है, तो बैंक लगभग 15.31% के करीब उनको लोन बांटे हुए हैं। और जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, अब आप कह लीजिए कि आरबीआई की प्रायोरिटी में है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है, उसमें लगभग 40% का टारगेट है, तो उसमें बैंक जो है लगभग 55% लोन बांटे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से बैंक को सबसे ज़्यादा एनपीए क्रिएट हुए, और बेंचमार्क भी ये कह रहा है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अच्छा खासा लोन बांटना है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि हम मैनेजमेंट को दोष न डालकर आप ये भी देखें कि जो इसके अंदर लोन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है, या आप कह लीजिए कि जिस आरबीआई की गाइडलाइंस को जैसे ये फॉलो करते हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म में बैंक के कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी पर इम्पैक्ट डालता है। अगर यहीं पर कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक होता और उस बैंक के अंदर इस तरीके का इशू आता, तो बैंक उस सेक्टर में अपना लोन बांटना, फ्रेश लोन बांटना बंद कर देता। पर सरकारी बैंकों के साथ यही इशू है कि इन लोगों को आरबीआई को भी देखना है, गवर्नमेंट को भी देखना है, देश की इकोनॉमिक स्थिति को भी देखना है, उनके साथ ही बैंकों को चलना है। तो
यही कारण रहता है कि सरकारी बैंकों की जब एसेट क्वालिटी पे जब प्रेशर आता है तो वो बहुत ज़्यादा आता है प्राइवेट सेक्टर बैंकों के मुकाबले। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए फ्यूचर के हिसाब से। अगर आप यूको बैंक की इनकम पर देखें तो आपको ग्रोथ तो दिखाई देगी, पर उसके अंदर आप एक चीज़ देखिए कि बैंक को अदर इनकम में भी काफ़ी ग्रोथ है। अदर इनकम हम वो कहेंगे जो बैंक को ट्रेजरी इनकम होती है, या बैंक्स को जो बैंक ने एनपीए पीछे लिए हैं या राइट ऑफ किए उसमें अगर कुछ पैसा वापस आता है तो वो बैंक का जो पैसा वो है अदर इनकम में भी चला जाता है। और अब आने वाले समय में ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं बैंक की अदर इनकम पर प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक ने प्रोविज़न लिए थे और वो जो पैसा वापस आया है अब शायद उसकी स्पीड थोड़ी आगे कम हो जाए, जिसके कारण अदर इनकम में ग्रोथ कम आए। और बैंक को अपने कोर बिजनेस पर ही प्रॉफिट वो फोकस करना होगा और अपने प्रॉफिट को बनाना होगा। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इस साल हो सकता है बैंक का प्रॉफिट लगभग 1800 से 2000 करोड़ की रेंज में आए, और बैंक का करंट ईपीएस लगभग 1.62 के आसपास भी दिखाई दे रहा है, और जो कि उसकी 20 रुपये की बुक वैल्यू है। और बैंक इस समय कहीं ना कहीं जो बैंक का पीई है वो लगभग 18 के पास है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। और अगर इंडस्ट्री में और बैंकों के कंपेयर में देखें तो अपने अर्निंग के हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा भी है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे जो बैंक हैं वो लगभग 9 के पीई पर इस समय अवेलेबल हैं। बैंक अपनी बुक वैल्यू के लगभग 1.5 के मल्टीपल पे आसपास काम कर रहा है, जो ये भी बता रहा है कि अगर बैंक के यहाँ से ईपीएस में ग्रोथ बनती है तो बैंक की यहाँ से थोड़ी री रेटिंग हो सकती है, और उस री रेटिंग में बैंक का शेयर डबल भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर यूको बैंक अपनी बुक वैल्यू के 3 के मल्टीपल पर आ जाए, 60 रुपये का प्राइस का अगर हो जाए, तो वो आप लोगों के थोड़ी लिए कोशियस जोन होगा। उस जगह पर आपको बैंक के फिनेंशियल्स पर और एसेट क्वालिटी पर नज़र बनाकर रखनी होगी, और इसके लिए अभी टाइम थोड़ा दूर है। और साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप पीएसयू सेक्टर में किसी भी एक बैंक पर बैट मत खेलिए। आप अपने पैसे को सेग्रीगेट कर कर सभी बैंकों में लगाइए, और ज़्यादातर जब बैंकों की प्राइस टू बुक 3 के प्लस होने लगे तो आप लोग बग अपने बैंकों के जो शेयर्स खरीदे हुए हों स्टैगर वे में आपको अपने शेयर को थोड़ा थोड़ा बेच लेना चाहिए। ओवरऑल बात यह है कि पीएसयू बैंकों की एसेट क्वालिटी सुधर चुकी है, बैंक के अंदर ग्रोथ है, बैंक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बैंकों को अपनी परफॉर्मेंस पर नज़र बनानी होगी, फोकस करना होगा, प्रॉफिट पर फोकस करना होगा। और आप लोगों को अगर आप पीएसयू शेयर्स खरीद रहे हैं, आप लोगों को बैंक की परफॉर्मेंस पर बिल्कुल नज़र बनाकर रखनी होगी, और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बैंकों में बैठना होगा। उम्मीद करता हूँ यूको बैंक को लेकर काफ़ी कुछ आपका पॉइंट्स क्लियर होगा, और पीएसयू बैंकों को लेकर भी एक ब्रॉड व्यू क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।